Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के साथ हम आज के सेशन का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी हम इससे इल्म सीखें, इस प्रेजेंटेशन से, इस सेशन के साथ, वो हम आगे फैला सकें और इसके जरिए हम लोगों के काम आ सकें और ये हमारे लिए इल्म में नाफे साबित हो। तो जी, तो as told all, we have already shared with all of you that we are here with the Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Borders. I am Nadia Riaz, Special Educator, Behavior Therapist, Parent Counselor and ASM Project Coordinator. And we have Dr. Azra Rafiq, who is Consultant Pediatrician, Community Health Educator, and she has been working with ZMT Clinics Network, Salani Thalassemia Center. She is the director for the project. Next slide, please. So it's all about healthy children and healthy nation. इसी वजह से हमारा पर्पस जो है वो हम काम भी बच्चों के लिए अभी कर रहे हैं, ताकि जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे इस कौम का मेहमान हैं और वो ऐसे हैं, डॉक्टर अज़रा बड़ी खूबसूरत लाइन कहती हैं कि जो ना जल्द से निकाल सकते हैं ना जुलूस निकाल सकते हैं, उनके लिए हमने ही आवाज़ उठानी है और उनको ही हमने हेल्प आउट करना है उनके लिए। तो वी ऑल आर देयर फॉर आवर किड्स, जो हमारे एंजल्स हैं उनके लिए। और हम जैसे कि हमारा काम ज़्यादा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ, तो इन स्पेशल नीड्स बच्चों की एबिलिटीज को पहचानना, उनके लिए काम करना, उनके पोटेंशियल को जागर करना, यही मकसद है हमारे प्रोजेक्ट का, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन ड्यू टू द प्रोजेक्ट टू अचीव द बेस्ट पोटेंशियल। और इसके लिए हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और चिल्ड्रन केयर गिवर्स के लिए, रेफरल्स हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर ऑटिज्म रिसोर्स डायरेक्टरी विच इज देयर ऑन आवर वेबसाइट, और डायग्नोसिस में हेल्प आउट करते हैं, लोगों को फॉलो अप करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। और thank you so much for being with us, for participating today. And now I will hand over the platform to Dr. Azra Rafiq and would request her to share something about speech and language disorders from pediatrician's perspective. So she will take few minutes and then we'll switch to Ms. Khadija, our guest speaker. Thank you so much. Over to you, Dr. Azra. Assalamu alaikum. Thanks a lot, Nadia, and thanks a lot, Najma. नजमा आज हमारे साथ हैं, तो स्पीच पे मैं तो सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन ही सॉरी तो मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगी इसके बारे में। और जैसे कि नादिया ने कहा कि एक्चुअली दिस जो ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम, और उसमें हम जो है ना फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे बात करते हैं। तो फिजिकल वेलबींग पे तो हमारा पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन में बहुत बात की जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ इज समवॉट निग्लेक्टेड फील्ड इन पाकिस्तान आई थिंक, क्योंकि जो भी डिसेबल बच्चे होते हैं उनको या तो फकीर बना दिया जाता है या वली बना दिया जाता है, जैसे हम सबको मालूम है। तो हम सबको मिलके इस पे काम करना है। और जैसे कह रही है कि वाकई बच्चों की जो राइट्स हैं दैट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और खासतौर पर जब स्पीच की हम बात करते हैं तो नादिया ने बहुत अच्छी दुआ पढ़ी है, और मैं भी दुआ से ही शुरू करती हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, कि अल्लाह ताला हम सबको जो है नफा देने वाले इल्म, पाक रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल दे। यानी इस वक्त भी जो हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हमारा कुछ पर्पस है, कोई हमारे अंदर एक मोटिवेशन है कि हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। इसमें हमारे अंदर कोई रियाकारी, कोई ऐसी अपनी पर्सनल बेनिफिट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और ईच वन टीच वन, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब आगे पहुंचाने वाले बने।
तो इसमें आप देखिए इतनी खूबसूरत बात है कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान, यानी अल्लाह ताला की रहम की सबसे जो टॉप की वो है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान सिखाया, हमको बनाया और फिर हमको बयान, जिसपे हम बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज पे। और वैसे तो ये इनका दायरे के फील्ड है, लेकिन बिल्कुल मैं इंट्रोडक्शन इसका दे रही हूँ। और बयान में क्या क्या चीजें आती हैं कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव सारी चीजें, क्योंकि आमतौर पे लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसको कवर करना 1 घंटे में बहुत ही मुश्किल है। तो बयान को हम इंशाल्लाह ताला बाद में एक दफा बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। इसमें मैं थोड़े से स्टेट्स आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और ये जो स्टेट्स है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन जो है वो डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे है। और क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के स्टेट्स नहीं पाए जाते, तो हम जो है वो अक्सर यूएस या कनाडा के ही जो है वो कोट कर रहे होते हैं। और मे भी जो है इनको मालूम हो तो ये हो सकता है शेयर करें, कि मेरा तो बहरहाल इस मामले में थोड़ा सा लिमिटेड ही नॉलेज है। तो नियरली 1 in 12, दैट 7.7 US children aged 3 to 17 years has a disorder which is related to the speech, language और swallowing। क्योंकि इन सब के ऑर्गन्स तकरीबन वही होते हैं ना, कि आपके टंग है, आपके लिप है, वोकल कॉर्ड्स हैं, ये सारी, और फिर आपका ट्रैकिया और इसोफेगस बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनसे भी इसका रिलेशन होता है। और फिर अमंग चिल्ड्रन हु हैव अ वॉइस, स्पीच, लैंग्वेज एंड swallowing disorder, 34% of those the multiple communication or swallowing disorder। तो उसमें ज्यादातर जो है वो कितने में होते हैं, जो हमें 3 years, जो हमारा जो है हमारा एएसएम प्रोजेक्ट जो है उसमें 1000 days विंडो पीरियड हम कहते हैं। तो जितने जल्दी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, उतने जल्दी हम इंटरवेंशन कर लेंगे, उतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ना। और बाद में भी जाहिर है कि हमें जितना, इट इज नेवर टू लेट, जब भी हमें पता चले तो हम स्टार्ट कर दें। फिर जैसे कि ऑटिज्म में हम सबको पता है कि बॉयज में ये ज्यादा होता है और गर्ल्स में से अगर हम उसको कंपेयर करें तो थोड़ा कम होता है। इसी तरह स्पीच लैंग्वेज की जो डिसऑर्डर्स हैं, बॉयज एज 3 to 17 आर मोर लाइकली देन गर्ल्स वॉइस, स्पीच, लैंग्वेज और सॉल्विंग डिसऑर्डर्स, है ना। और इसमें ये देखें परसेंटेज भी लिखी हुई है। The prevalence of voice, speech, language और solving disorder is highest among the children aged, यानी जो छोटे जितने बच्चे तो उनमें सबसे ज्यादा होता है ना। तो ये सब हमें थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। और फिर इसमें देखें, ये तो हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वही इस पर अच्छी तरीके से बताएंगे कि व्हाट इज स्पीच एंड व्हाट इज लैंग्वेज। क्योंकि कई दफा हम इसको जो है जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, तो मैंने कोशिश तो की है कि उसको ट्रांसलेशन करूं, लेकिन पता नहीं लैंग्वेज को जबानदानी कहेंगे क्या कहेंगे, और स्पीच जो है वो बातचीत होती है, और फिर कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। तो दीज टू आर डिफरेंट स्किल्स बट दे वर्क टुगेदर फॉर जो है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। ये हमारे गेस्ट स्पीकर जरूर हमको बताएंगे कि किस तरह से। फिर स्पीच एरियाज इन द ब्रेन जो है ब्रोकाज एरियाज और वर्निक्स एरिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रोकाज एरिया में जो स्पीच प्रोडक्शन है, वर्निक्स एरिया में जो है वर्ड रिडक्शन और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगी, क्योंकि हम लोग जब आउट पेशेंट उसमें बैठे होते हैं ओपीडी में, तो डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस करते हैं, है ना, और फिर वो हमारे पास रेफर करते हैं कि बार दफा जो बेबलिंग लोगों को पता ही नहीं होती बेबलिंग है क्या चीज। तो जब हम स्पेसिफिकली जो है असेसमेंट करते हैं तो हम बेबलिंग पूछते हैं और अक्सर लोगों को नहीं मालूम होती। आज ही मैंने एक बच्चे को देखा, उन्होंने कहा कि बेबलिंग क्या चीज होती है ना। फिर उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, उनका कि इसकी तो बेबलिंग ही नहीं हुई। तो कभी डिलेड बेबलिंग होती है, कभी डिलेड स्पीच होती है, कभी स्पीच होके जो है स्पीच रिग्रेशन हो जाता है, जैसे कि ऑटिज्म में है। फिर जीडीडी है, जैसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के सारे माइलस्टोन डिलेड है, तो स्पीच भी डिलेड है। उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। फिर बाज़ दफा बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सेरेब्रल पैल्सी जैसे स्पीच और हियरिंग लॉस आफ्टर मेनिंजाइटिस एंकेफेलाइटिस और एक्सीडेंटल ब्रेन डैमेज, फिर बर्थ डिफेक्ट्स हैं। तो बस ये बिल्कुल मैंने मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाकी तो अब हमारी गेस्ट स्पीकर से जो है मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो जो है वो हमें जो है वो नॉलेज इनके पास बहुत है, हम आज उनसे फायदा उठाएंगे। मैं अपनी स्क्रीन जो है ये स्टॉप करती हूँ, तो आप अपनी शेयर कर लेना। जी मिस खतीजा, ओवर टू यू प्लीज।
Assalamu alaikum. Hello, hopefully you all are fine. Thank you so much, Nadia and Dr. Azra, to invite me here. That's my honor. As I just here on your platform. Thank you so much. आप लोगों ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर अजरा ने. डेफिनेटली वो एक पीड्स की डॉक्टर है, उनको डेली बेस पे उन्हें डिफरेंट बच्चों को देखती होंगी और वहाँ पर उन्हें बहुत से लोग क्वेश्चन करते होंगे कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, तो उन्होंने उस बेस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, जो कि एक आम इंसान के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. कि बैबलिंग जब हो रही होती है तो वाकई पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं होता है कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है. जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल खामोश है, ये कुछ नहीं बोलता. तो अब मैं अपना टॉपिक जो है वो बेसिकली स्टार्ट, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट था, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको प्रिसाइज करूं और मैं स्लाइड्स पढ़ने की बजाय स्लाइड का जो मेन कंटेंट है वो आपसे शेयर करूंगी, ताकि जो भी लोग जिन्होंने मैं ज्वाइन किया, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, यहाँ पे और भी डिफरेंट जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि शायद इस फील्ड से नहीं है, तो उनके लिए भी आसान हो जाए. मैं आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगी. सबसे पहले जो एक चीज है स्पीच एंड लैंग्वेज. स्पीच और लैंग्वेज का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत ज्यादा स्लाइड शेयर कर ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैंने स्लाइड शेयर की हूँ, ये आपको नजर आ रही है? आपका वो जो आई थिंक स्क्रीन या तो आपकी स्मॉल की हुई है, आपने तो स्क्रीन या तो लार्ज कर ली. F5 करके कर लेंगी तो अच्छा में भी आप देखिएगा. जी अब सही है. चलें, थैंक यू जी. अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो एक डिफरेंस जो है स्पीच एंड लैंग्वेज, इनका डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत से बच्चे, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, उसकी स्पीच नहीं है, जबकि उसकी स्पीच होती है, क्योंकि स्पीच इट्स सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, जिसमें हम देखते हैं. मिस खदीजा, आपकी फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है इसमें. नेक्स्ट स्लाइड जी अब सही शो. ठीक है. तो बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की स्पीच नहीं आ रही, जबकि वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जब विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे की स्पीच है लेकिन बच्चे की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि स्पीच बेसिकली इट्स सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं. हमारे टीथ, हमारे लिप्स, हमारी टंग, हमारे जॉ, जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं जिन्हें हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो बच्चा बोल रहा होता है लेकिन बच्चे को चीजें अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा होता है या उसे एक्सप्रेस करने में मसला हो रहा होता है. तो लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो एक्सप्रेशन है और इटसेल्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर हम कॉम्प्रीहेंशन को जो है वो देखते हैं कि अगर बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा है, तो हमें फॉरन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो उसकी कॉम्प्रीहेंशन पे काम कर सकें. और बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे को चीज़ें समझ आ रही हैं, वो बोल नहीं रहा, एक्सप्रेस नहीं करता है, तो तब भी हम उन्हें कहते हैं कि हम इसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करेंगे. अब लैंग्वेज जो है उसको सीखने के, अब एक जैसे कि टिपिकल बच्चे जो हैं, जो कि नॉर्मल बच्चे हैं, जब वो लैंग्वेज को एक साथ सीखते हैं तो वो नॉर्मल पैटर्न के साथ सीखते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो एक सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल यूनिट्स को निकालें और फिर वो हमें बताएं कि बच्चे ने आपने आज क्या खाना है. हमारे लिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा आसान था. लेकिन जो बच्चे जो कि स्पेशल नीड के साथ होते हैं या फिर उनके साथ कोई स्पेशल कोई डिसऑर्डर होता है, तो वहां पर उन्हें समझने में प्रॉब्लम आ रही होती है. वो क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन के अंदर से कुछ चंक्स उठा लेते हैं, जैसे कि आपने आज क्या खाना है. उन्हें पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम उन्हें उसमें से कुछ ग्रामेटिकल यूनिट सिखा देते हैं, जैसे खाना, तो वो खाने को उठाकर, खाने के वर्ड को उठा के वो पूरे सेंटेंस का मतलब जो है वो समझ लेते हैं. तो लर्निंग लैंग्वेज को सीखने के दो तरीके हैं. टिपिकल बच्चे एनालिटिकल अप्रोच के साथ सीखते हैं और वो बच्चे जो स्पेशल नीड के साथ हैं वो गेस्टॉल्ट प्रोसेसिंग स्टाइल के साथ सीखते हैं, जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन को चंक्स में उठाकर उसे इन अ होल जो है वो बनाते हैं. अब लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम 5 एरियाज जो है उनको देखते हैं, जिसमें फोनोलॉजी है, जिसके अंदर हम साउंड की स्टडी करते हैं कि डिफरेंट साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं. फिर हम चले जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे कि एक वर्ड का जो इनर स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि अगर एक वर्ड बना है तो उसके पीछे वो कौन कौन से फोनीम्स थे जिन्होंने उसको बनाया है, उस वर्ड को बनाया है. इस तरह इसके अंदर हम सिमेंटिक पे चले जाते हैं. सिमेंटिक जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करता है.
जिसके अंदर कोई भी वर्ड है या कोई भी फ्रेज है उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को बातें समझ में नहीं आ रही। वो समझ में क्यों नहीं आ रही होती हैं? क्योंकि वो पीछे से जो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम होता है। तो हम सिमेंटिक के अंदर उन वर्ड्स और फ्रेजेस पे काम करते हैं जो बच्चे को अंडरस्टैंड बच्चा नहीं कर रहा होता। इसी तरह से हम सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना। जैसे हमने कहा कि आज मैंने क्या खाना है, या आज आप कहाँ जा रहे हो, पूरा सेंटेंस, उस सेंटेंस को ना सिर्फ एक्सप्रेस करना बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो कि सिमेंटिंग के साथ साथ हम चीजें लेके चल रहे होते हैं। प्रैग्मेटिक जो है वो बेसिकली हमारी सोशल इंटरेक्शन है कि हम माशरे के अंदर सोशली लोगों से किस तरह मिलते हैं, क्या हमारी ग्रीटिंग्स हैं, उसे हम किस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। आपने अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों को देखा होगा कि वो सोशलाइजेशन नहीं करते। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम इसे कहते हैं जाके सलाम करें या जाकर उस गैदरिंग में बैठें, बच्चों से बात करें, तो बच्चों से मिलते नहीं है। तो उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर लैंग्वेज की इन फॉर्म्स में से कोई ना कोई एरिया इनका मिसिंग होता है या उसमें डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में पीछे रह जाता है। अब जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर, उनके साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी एसोसिएट होती हैं, ठीक है, जिन्हें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, टाइम कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी हमने डिस्क्राइब करना है। तो उसमें हम देखें कि डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम में आपको पता है कि नॉर्मल जो है वो एक क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जो है वो डायग्नोज होता है। अब उसके साथ क्या होता है कि बच्चे की जो आपने देखा होगा कि असल बेसिकली जो उसके मसल्स होते हैं हाथों के, मुंह के, वो सारे जो है उसमें स्टिफनेस होती है, ठीक है, जिसके स्पीच थोड़ी स्लर्ड होती है। इस तरह से क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट आपने देखे होंगे बच्चे जिनके जो आप कहते हैं तालू कटे हुए हैं, यानी कि यहाँ तो पीछे यूवला से जो है वो उनको स्प्लिट हुआ होता है, या फिर जो है वो उनकी ना यहाँ से लिप्स है या फिर जॉ के किसी हिस्से में स्प्लिट हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ तो उनकी हाइपोनेजेलिटी हो जाती है, हाइपरनेजेलिटी हो जाती है, यानी आवाजें अक्सर कहते हैं बच्चे नाक में बोल रहे हैं। वो नाक में इसलिए बोल रहे होते हैं कि एयर पैसेज जो होता है वो यहाँ तो खुल जाता है, यहाँ वो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज है। जिस तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सॉरी, ओके, किसी ने शायद अपना माइक ओपन किया है। ओके, प्लीज म्यूट कर लें अपने को। इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि वैसे तो ये रेयर डिजीज है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत से लोगों में मैंने देखा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो डायग्नोज हो रहा है। पहले ये बहुत ज्यादा रेयर डिजीज होती थी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी क्या होता है कि क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि वहां पर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। फिर क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन लीजन्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो जो ओरल मसल्स होते हैं वो स्लर्ड होना, मतलब ओरल मसल वीक हो जाते हैं, जिस वजह से स्पीच होती है वो स्लर्ड हो जाती है। इसी तरह से लेरेंजियल कैंसर है। आपने देखा होगा कि बहुत से वॉइस डिसऑर्डर के केसेस आते हैं जिनमें किसी को लेरेंजियल कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाते हैं, या पॉलिप्स होते हैं, नोडुल्स होते हैं, बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज होती हैं आपके वोकल कोड्स के अंदर। इस तरह से पार्किंसन डिजीजेज हैं। अब ये सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो है वो हमारी स्पीच या तो स्लर्ड होती है, हॉर्सनेस हो जाती है, या फिर हमें आर्टिकुलेशन इश्यूज आते हैं, या फिर हाइपोनेजेलिटी के इश्यूज आते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग, जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स आपने देखा होगा कि अफेजिया हो गया जी, आप ब्रोका फेजिया या वर्निका फेजिया डायग्नोज होता है। वो डायग्नोज क्यों होता है? क्योंकि जब स्ट्रोक होता है, अब स्ट्रोक में भी आपको पता है स्कीमिक स्ट्रोक है, हेमरेज है। अब जो जिस तरह का भी उसका स्ट्रोक है उसके साथ जो उसके सिम्टम्स आए हैं उसमें हम देखते हैं कि अक्सर जो उनका कॉम्प्रीहेंशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, चीज़ें भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जैसे अब डिमेंशिया और स्ट्रोक बिल्कुल डिफरेंट है। डिमेंशिया एक ओल्ड एज डिजीज़ है, लेकिन स्ट्रोक जो है वो किसी ब्रेन लेजन की वजह से जो है वो स्ट्रोक होता है। अब मैंने स्ट्रोक के बहुत से केसेस देखे हैं। अगर तो स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास 30 से 40 साल की उम्र में आया तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसकी लैंग्वेज, इवन अगर इन्हें ये भी याद नहीं है ना कि आपका क्या नाम है, या किसी चेयर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे अपने सराउंडिंग में, तो भी ये बताना शुरू कर देते हैं। अगर ये 30 to 40 ईयर्स के बीच में अगर आपके पास आते हैं तो इनकी जो इम्प्रूवमेंट है जल्दी आ जाती है लैंग्वेज की।
इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ स्पीच और लैंग्वेज के कुछ माइलस्टोन्स लिखे हैं, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर है, या हमारे बच्चे को कोई स्पीच इम्पेयरमेंट है, या कोई हियरिंग लॉस है, या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कोई इशू है। तो आप अगर जैसे कि यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स भी होंगे, आप लोग आशा की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएं, और वहां जाकर आप एक चार्ट होगा जो कि आप अपने बच्चे के साथ उसको मैच करके देख सकते हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ अभी 2 एज बैंड्स उठाए हैं, जिसमें 7 months to 1 year और 1 year to 2 year का मैंने बैंड उठाया है, जिसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि अगर आपका बच्चा 7 महीने से 1 साल के दरमियान में अगर आप उसे आवाज देते हैं तो उस डायरेक्शन में उस आवाज को सुने। इसी तरह से जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करें तो उस चीज को देखे। इस तरह से जो है वो आपकी सिंपल वर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना शुरू करे, जैसे वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर दे। एक साल का बच्चा अपनी, अगर उसे कहें कि अपने मामा के पास जाना है तो उसे पता हो कि ये मेरी माँ है। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप उसे कहें बाय बाय तो वो आपको इमिटेट करे, अगर आप उसे कहें कि बाबा बोलो तो वो बाबा बोले। आप देखें 1 साल का बच्चा जो है वो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। अब आजकल तो माशाल्लाह जो बच्चे बोलते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा अल्फाज बोलते हैं, और जो नहीं बोलते तो फिर वो 2-2 3-3 साल तक नहीं बोल रहे, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग और बिकॉज ऑफ अदर जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट। इसी तरह से 1 से 2 साल की उम्र में हम देखते हैं कि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि आप कोई बॉडी पार्ट बताएं या फ्रूट्स के बारे में बताएं, तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, अपने सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को वो इजीली रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को वो समझ रहा होता है। इसी तरह से अगर आप देखें कि बोलने में स्पीच आर्टिकुलेशन में अगर आप देखें तो यूज ऑफ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, बच्चा नए नए लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। स्टार्ट टू नेम पिक्चर्स इन बुक, अगर आप उसे कहते हैं कि ये बुक है, इसके अंदर कोई पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप उसे कहते हैं कि इसको पॉइंट आउट करो, इसको सर्कल करो, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ हर मदर या हिज मदर जो है वो स्टार्ट कर देता है उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसको जो है वो एक्टिविटी को परफॉर्म करना। इसी तरह से 2 जो वर्ड्स हैं उनको बोलना भी शुरू कर देता है, जैसे फ्रेजेस बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मामा आओ, बाबा जाओ, खाना लाओ। इस तरह की छोटी छोटी फ्रेजेस बच्चा जो है वो 2 साल के अंदर बोल रहा होता है। अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक जो है वो ये अट्रेंसेस नहीं दे रहा, यानी कि 2 वर्ड्स को भी ज्वाइन करके नहीं बोल रहा, तो डेफिनेटली आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से राब्ता जरूर करना चाहिए। अच्छा, बहुत से मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो स्पीच लैंग्वेज की हेल्प के लिए जो है वो पीड्स डॉक्टर के पास भी जाते हैं। शायद डॉक्टर अजरा इस बात से मेरी जो है इत्तेफाक करेंगी। बहुत से मुझे पीड्स स्पेशलिस्ट की कॉल आती है कि हमारे पास कोई बच्चा आया है और उसको स्पीच लैंग्वेज इश्यूज हैं, तो क्या आप इस सिलसिले में मदद करेंगे? तो क्या आपके पास इस तरह के कोई केसेस आते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आते हैं, लेकिन कई दफा जो है ऐसा भी होता है कि लोग उसको निगलेक्ट करते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ तो बच्चे देर में ही बोलते हैं, एग्जैक्टली तो जिसकी वजह से वो विंडो पीरियड मिस हो जाता है। एग्जैक्टली वो जो 2 ईयर का टाइम है, जो स्पैन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कुछ तो अल्फाज बच्चा बोले, वो बिल्कुल मिस कर देते हैं। इवन पीड्स भी कह रहा है, इवन डेंटिस्ट भी बता रहा है कि आपको कोई डेफिसिट है, ओरल डेफिसिट है, आप चले जाएं स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास, वो सर्जरी करवा लें, लेकिन पेरेंट्स इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास स्पीच डिसऑर्डर है। स्पीच डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसे डिसऑर्डर्स या ऐसी इम्पेयरमेंट्स जहाँ पर बच्चे को प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी वर्ड की, किसी अल्फाज की अदायगी में मसला आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्लियर नहीं बोलते। अब स्पीच डिसऑर्डर के अंदर जो है वो तमाम डिसऑर्डर्स आते हैं जो मोटर जो है वो मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि डिसआर्थरिया, अपेक्सिया, ये सारे डिसऑर्डर स्पीच के, इवन वॉइस डिसऑर्डर भी, फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर है। लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि 2 तरह के डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, एक ब्रोका अफेजिया और एक वर्निक अफेजिया। ब्रोका अफेजिया बेसिकली डेफिसिट इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस और साउंड है, जिसके अंदर बच्चे को बोलने में मसला होता है, उसको अल्फाज बोलने नहीं आ रहे होते हैं। इसी तरह से वर्निक अफेजिया, वर्निक अफेजिया में हम देखते हैं डेफिसिट इन कॉम्प्रीहेंशन, यानी जो वर्निक अफेजिया बेसिकली वर्निक एरिया है ब्रेन के अंदर, जैसे डॉक्टर अजरा ने भी उस टाइम आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसके अंदर जो है वो लॉब्स बने हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 4 लॉब्स बने हुए थे और साथ उन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ था लैंग्वेज के एरियाज को।
तो ये ब्रेन के दो एरियाज हैं जो कि स्पेसिफिकली स्पीच को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ब्रोका और वर्निक, और अगर वहां पर डेफिसिट आए तो उसे ब्रोका अफेजिया और वर्निक अफेजिया कहते हैं। ओके अब हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करेंगे। स्पीच साउंड डिसऑर्डर के अंदर दो तरह के डिसऑर्डर आते हैं, एक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और एक फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंदर बच्चे की स्पीच जो है वो क्लियर नहीं होती है, या तो वो किसी साउंड को ओमिट कर देता है, निकाल देता है, या किसी नई साउंड को उस वर्ड के अंदर इंसर्ट कर देता है, या उस वर्ड को इस तरीके से बोलता है कि वो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन करना, यानी कंप्लीटली उस वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको खराब कर देना, या फिर किसी एक साउंड को किसी दूसरी साउंड के साथ रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर किस तरह के होते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे नॉर्मल पैटर्न ऑफ स्पीच है, जब हम बात कर रहे हैं तो हम क को क ही बोल रहे हैं, हम ब को ब ही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि ऐसे बच्चे करते हैं जिनको स्पीच डिसऑर्डर होते हैं। अब वो क्या करते हैं, या तो वो वॉइस साउंड को वॉइसलेस साउंड के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिस तरह से प को ब के साथ या प को ब के साथ कर देंगे। इसी तरह से फ्रंटिंग का प्रोसेस होता है कि अगर कोई साउंड जो कि उसने आगे से, जैसे कि फ्रंटल पोजीशन से प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि आप कहें कि त साउंड है जो कि हमारे फ्रंट से प्रोड्यूस हो रही है और क साउंड है जो कि हमारे पीछे से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उन दोनों साउंड्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये प्रोसेसेस बेसिकली फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है वो एक चार्ट पेपर के ऊपर जो है वो तमाम सैंपल को रिकॉर्ड करता है और उसमें से वो तमाम सैंपल के अंदर में आए हुए एरर्स को जो है वो मेंशन करता है और उन टारगेट्स के ऊपर फिर वो काम करता है। वो देखता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो इसके ऊपर वर्क करेंगी उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इस तरह से क्लस्टर रिडक्शन है, जब दो कॉन्सोनेंट जो है वो एक वर्ड में आ जाते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा स्लीपर, जब दो कॉन्सोनेंट एट अ टाइम आ जाते हैं, मोस्टली ये जब स के साथ जब आपके कुछ कॉन्सोनेंट आते हैं तो बच्चे क्लस्टर रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं, वो एक साउंड को ओमिट कर देते हैं। इसी तरह से वीक सिलेबल डिलीशन कि वो सिलेबल जिसके ऊपर जो है वो वर्ड के अंदर स्ट्रेस कम है या जिसकी साउंड जो है वो हमें कम महसूस होती है, उस साउंड को जो है वो बच्चा ओमिट कर देता है। इसको कहते हैं वीक सिलेबल डिलीशन कि जिस साउंड के ऊपर स्ट्रेस कम था उसने उसको निकाल दिया। यहाँ पे कुछ फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस का चार्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल यूटिलाइजेशन अप्रोच यूज की जाती है एज अ रेमेडी, एज अ इंटरवेंशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब आप देखेंगे कोई भी एक साउंड है, अगर आप उसे किसी वॉवल के साथ बोलेंगे ना तो उसको वो बोलना आसान हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम वो टारगेट्स ले लेते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारा बच्चे को उस साउंड को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कुछ वॉवल्स को उसके साथ ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और हम उन वॉवल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए उस स्पेसिफिक साउंड को सिखाते हैं डिफरेंट जो है वो सिलेबल टेम्पलेट्स के साथ, जैसे कि सीवी, जैसे कि सीवीसी, जैसे कि वीसी, इस तरह हम सिलेबल जो है वो बना लेते हैं। अब मिनिमल ऑपोजिशन है। मिनिमल ऑपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चा जिस साउंड के ऊपर जिस तरह हम उसे कोई साउंड सिखा रहे हैं, ठीक है, like uses pairs of words that differ by only one phoneme or single feature signaling a change in meaning. Minimal pairs are used to help establish contrast not present in the child's phonological system. इसके अंदर हम वो वाली साउंड ऐड करते हैं जो बच्चे के फोनोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या पैटर्न के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे डोर हम वर्ड करवा रहे हैं और हम उसके साथ सोर ऐड कर रहे हैं, स जो है वो उसकी फोनोलॉजिकल पैटर्न के अंदर ऐड अप नहीं होगा, तो हम उसको उसके साथ सिखाएंगे मिनिमल पेयर बना के कि हम सिर्फ एक साउंड को जो है वो रिप्लेस कर देंगे वहां पर। इस तरह से ऑडिटरी बम्बार्डमेंट डिस्क्रिमिनेशन है जिसके अंदर जी एक्सक्यूज मी मिस खतीजा, मैं साथ ही चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पेरेंट्स को ये भी बता दें कि सीवी वीसी लाइक ये क्या है, कंसोनेंट वोवेल्स थोड़ा सा। जी सॉरी बिल्कुल मुझे बताना चाहिए था। सीवी मीन्स यानी कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, ठीक है। सी का मतलब है कॉन्सोनेंट और वी का मतलब है वॉवल। जब भी हम किसी कॉन्सोनेंट को किसी वॉवल के साथ मिला के बोलते हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए उसको समझना और बोलना आसान हो जाता है, तो इसीलिए हम कॉन्टेक्सचुअल यूटिलाइजेशन की अप्रोच यूज करते हैं। जैसे हम ट्री बना लेते हैं इसका। ओके क्लियर हो गया? अगर आप दे दें साथ में। जी बिल्कुल। जैसे सीवी बाबा, ब कॉन्सोनेंट है, आ जो है वो वॉवल है, फिर ब कॉन्सोनेंट है और वो जो आ है वो वॉवल है, तो बाबा सीवी जो है वो टेम्पलेट बन गया।
इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जो कि पेरेंट्स घर पे भी कर सकते हैं। मैं आपको इजी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, सिर्फ मैंने वही यहाँ पे चूज किया जो पेरेंट के लिए भी करना थोड़ी कन्वीनियंट होंगी। जिस तरह ऑडिटरी बम्बार्डमेंट डिस्क्रिमिनेशन है, आपने देखा कि हमने कहा कि कुछ बच्चे फ्रंटलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, कोई व्हीलराइजेशन का प्रोसेस करते हैं, बैक साउंड को फ्रंट से, फ्रंट को बैक से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे हम वो स्पेसिफिक जो साउंड्स हैं जिनको वो रिप्लेस कर रहा है, वो दोनों साउंड्स अपने पास फ्लैश कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, आप घर पे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और उसके बाद आप बच्चे को कहेंगे कि मैं कुछ साउंड्स बोलूंगी और आपने बताना है कि इसमें से मैंने कौन सी साउंड बोली है। ठीक है, तो वो जब आप वो साउंड बोलेंगे तो बच्चा वो आपको कार्ड उठा के देगा जो आपने साउंड बोली होगी, और सम टाइम बच्चा वो कार्ड नहीं भी उठा के देगा, क्योंकि असल में फोनोलॉजिकल एरर के साथ मसला कॉम्प्रीहेंशन में नहीं है, मसला सुनने में नहीं है, मसला उसको बोलने में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा सही कार्ड ही उठा के देगा, और अगर नहीं उठा के देगा तो हम उसकी ट्रायल्स के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे और इंशाल्लाह आफ्टर दैट वो जो है लर्न कर लेगा। नेक्स्ट हमारी इसी के अंदर ऑडिटरी बम्बार्डमेंट के अंदर 3 जो है वो हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, जैसे कैच मी इफ यू कैन। आप इस टाइम बच्चों आप जो है हम कहते हैं कि आप डिटेक्टिव बन जाओ, ठीक है, और आप एक जासूस और आपने बताना है कि मम्मी ने कौन सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस की। इसी तरह स्लैप इट, आप क्या करेंगे कि आप दोनों हैंड्स यूज करेंगे कि एक दफा आप एक साउंड बोलेंगी और अपने हाथ से अपने माउथ को कवर कर लेंगी। राइट हैंड से आपने अपने माउथ को कवर कर लिया, आपने ब बोला और आपने कवर कर लिया, फिर आपने लेफ्ट हैंड से स बोला और आपने कवर कर लिया, और अब आपने कहा कि अब आपने उस हैंड को स्लैप करना है जो मम्मी ने स्पेसिफिकली साउंड आपके साथ बोली थी। ठीक है, तो यानी जो करेक्ट साउंड उसे मम्मी चाह रही है कि बच्चा बताए, फिर बच्चा उस हैंड पे स्लैप करके बताएगा कि मम्मी इस हैंड को रख के आपने ये साउंड जो है वो बोली थी, राइट या लेफ्ट। इस तरह से डक डक गूज फ्यू गेम्स हैं जो कि हम कहते हैं वर्बली रेपिटेटिव गेम्स हैं, जिसमें डक डक गूज के अंदर आप ये कर सकते हैं बग बग क्यू, ठीक है, सिक सिक क्यू, कोई भी आप फ्रेजेस बना सकते हैं जिसके अंदर आप रीडुप्लीकेशन का प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ रिपीटिशन ऑफ 2 वर्ड्स, बच्चे के लिए वो बोलना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वो उसके कॉन्टेक्चुअल यूटिलाइजेशन के पीछे प्रैक्टिस कर करके बच्चे के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि वो रीडुप्लीकेशन के अंदर जल्दी पिक करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसी तरह से अफेजिया है, अफेजिया मैं आपको पहले थोड़ा बता भी चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था कि जब स्ट्रोक होता है तो अफेजिया की जो है वो 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, ब्रोका और वर्निंग, जिसमें स्पोकन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज आते हैं, रिटन एक्सप्रेशन के भी इश्यूज आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी। डेफिनेटली जब एक बच्चा जब किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो उसे उस 2 साउंड्स को मिला के पढ़ने में, वर्ड बनाने में और उसको रिटन एक्सप्रेशन देने में भी प्रॉब्लम आएगी। ओके अब इसकी ट्रीटमेंट जो है अफेजिया की, अच्छा मैंने अफेजिया का एक पेशेंट जो है वो डील किया था, ये तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी भी आपको जो है वो कुछ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन शेयर किए हैं, कुछ मेरे अपनी की क्रिएटिव थी, जिसके अंदर बच्चे जो एक बड़ा मेल पेशेंट था 32 ईयर्स का, जिससे मैंने उसको इस तरह ट्रीटमेंट किया था कि मैं उसको जो थी वो कुछ क्लूज देती थी, लाइक मैं बोर्ड के ऊपर एक वर्ड लिखती थी एप्पल, ठीक है, और मैं उसको कहती थी नाउ टेल मी एप्पल से याद करो आपके माइंड में क्या आता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एसोसिएशन टेक्निक। इसी तरह से मैं बोर्ड के ऊपर कुछ मैचिंग गेम्स बना देती थी और मैं कहती थी कि ये एप्पल है, ये एप्पल का वर्ड है, ये एप्पल की पिक्चर है, नाउ टेल मी कि ये एप्पल जो है इसका वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है या एप्पल जो है वो कहाँ पे ग्रो करता है, तो वो उस मैचिंग बॉक्स के अंदर जाकर उसको फाइंड आउट करता था। इसी तरह से मैं कोई फिल इन दी ब्लैंक उसके साथ प्ले करती थी, जिसके अंदर मैं उसे वर्बली भी कहती थी और मैं रिटर्न भी उसको लिख कर देती थी। वर्बली मैं उसको कहती थी कि जिस तरह से मेरा नाम डैश है, मेरा नाम, तो वो आगे से खुद जैसे उसको अपना नाम याद नहीं था इनिशियली, तो वो कहता था मेरा नाम शाहरुख खान है, तो फिर मैंने उसको याद करवाया कि आपका नाम जो है वो शहरियार है, तो फिर उसने बोलना शुरू कि मेरा नाम शहरियार है। इसी तरह से एक ये हमारी गेम हो सकती है। फिर काइनेस्थेटिक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम हैंड आई जो है वो मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। मैं उसको अपने हाथ की मूवमेंट के साथ कहती थी कि मेरा नाम, और वो आगे से उस गैप को फिल करता था मेरी हैंड मूवमेंट को देखते हुए, जिसके अंदर फिर मैंने एक प्रॉम्प्टर भी रखा था
और वो प्रॉम्प्टर उसका हाथ पकड़ के जो है वो इंफॉर्मेशन को वैसे ही जो है वो रिकॉल करता था, और उसको माशाल्लाह काफी सेंटेंसेस इस तरह उसने बोलने शुरू कर दिए थे और चीजों को कॉम्प्रिहेंड भी करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मेलोडिक इंटोनेशन टेक्निक है, जिसमें आप देखें कि बहुत से बच्चे से ऑटिस्टिक बच्चे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं या डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, जब हम कोई भी चीज जो है वो इंटोनेशन के साथ रिदमेटिकली बोलते हैं, उसको समझना और उसको अपने ब्रेन के अंदर रिलैक्सिंग मोड के साथ रखना जरा आसान हो जाता है। इस तरह से मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जैसे पेक्स बोर्ड्स हैं, चॉइस बोर्ड्स हैं, वो यूज करते हैं। बहुत से ऐसे स्ट्रोक पेशेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे कि 70-80 साल की कुछ खवातीन आती हैं स्ट्रोक पेशेंट्स, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लैंग्वेज को दोबारा से जो है वो रजिस्टर करने में या रिकॉल करने में। तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उनके साथ ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें हम उन्हें कहते हैं कि ये कुछ कार्ड्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं, अपने माइंड में आप थोड़ा सा लेकर आए। विजुअल क्यूज बेसिकली हम दे रहे होते हैं कि अब आप इसमें से पिक करके बताएं कि आपको क्या चीज चाहिए या आपने इस चीज के लिए किस चीज की तरफ जाना है। नेक्स्ट है विजुअल एक्शन थेरेपी। ये भी नॉन वर्बल अप्रोच है, जिसके अंदर हम जो भी पेशेंट होता है उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो पहले उसे उसी के हाथ से ट्रेस करवाते हैं, उसी के हाथ से उसको मैच करवाते हैं, फिर हम उसको विजुअल क्यूज के साथ, यानी हम उस जेस्टर्स के साथ, उसकी हैंड मूवमेंट के साथ उसे उन चीज़ों को बनाना सिखाते हैं। जैसे बॉल है तो हम उसे हैंड के साथ उसे इशारे से बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। पहले वो उसकी प्रेजेंस में उसको ड्रॉ करता है अपने हैंड से, और फिर उसके बाद जब उसे वो चीज चाहिए होती है तो वो स्टेज, लास्ट स्टेज पर हमारा ये गोल होता है कि लास्ट स्टेप पे वो उसकी एब्सेंस के अंदर, उस ऑब्जेक्ट की एब्सेंस के अंदर हमें इशारे से बताए कि वो किस चीज के बारे में डिमांड कर रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड थेरेपी है। बहुत से नॉन वर्बल हमारे पास पेशेंट्स हैं या डिसार्थिक पेशेंट्स हैं जिनके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि इवन उन्हें स्वेलो करने में, क्योंकि डिस्फेजिया हो जाता है या बोलने में इतना मसला होता है कि निगलना और चबाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उन्हें कंप्यूटर बेस्ड थेरेपी देते हैं कि आप कंप्यूटर पे टाइप करें और आपको जो भी नीड है आप बता दें। ओके, अब हम बात करेंगे स्टटरिंग की। ठीक है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये तो आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत से पेशेंट्स, बच्चे हमारे पास आते हैं 3 साल में, 4 साल में, मदर्स जो है वो रिपोर्ट करती हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो स्टैमरिंग हो गई है, बच्चा हकला हकला के बोलता है या किसी वर्ड को जो है वो आपकी रिपीट करता आवाज है। काफी कम हो गई है, वॉइस इज मेरी वेरी लो। जी जी, सॉरी, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ अब तेज हुई है। ओके, अब मैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में हमारे पास 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक स्टैमरिंग, एक क्लटरिंग। स्टैमरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और वो रिपीट करते हैं किसी साउंड को, किसी सिलेबल को या किसी वर्ड को। पेरेंट्स को क्योंकि इतनी नो हाउ नहीं होती कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, तो वो समझते हैं कि शायद बच्चा ये अपनी मस्ती में कर रहा है या 2-3 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। या कुछ ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो 2-3 सेशंस लेते हैं और कहते हैं नहीं अब तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा ना, अभी आजकल इसकी स्टैमरिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता। स्टैमरिंग के पेशेंट्स के जो है वो फॉलो अप सेशन चलते हैं, 3-3, 4-4 साल हम उनको फॉलो अप सेशंस के लिए बुलाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि सेवेरिटी ऑफ स्टैमरिंग क्या है। स्टैमरिंग के अंदर हमें 4 टाइप के जो है वो नजर आएंगे डिस्फ्लुएंसीज, जिसके अंदर हम रेपिटेशन ऑफ साउंड्स हैं, प्रोलोंगेशन, किसी भी एक कॉन्सोनेंट को जो है वो लंबा करना है, किसी वोवल को लंबा करना, जैसे कि इसी तरह से ब्लॉक्स, बात करते करते रुक जाना। अब ब्लॉक्स क्यों होते हैं, क्या होता है कि यहाँ तो उनको कोई वोकल टिक्स, वोकल जो है वो वोकल जो है वो यहाँ पे डायफ्राम के अंदर कोई एयर पैसेज जो है वो फ्लो ब्लॉक हो जाता है, या इसी तरह से जो है वो वोकल जो है वो ट्रैक में कोई जो है वो उसके एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉक आना शुरू हो जाते हैं। या तो ये ब्लॉक्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, या फिर ये ब्लॉक्स जो होते हैं वो इनऑडिबल होते हैं, जिसके अंदर ये आवाज आती है बाकायदा कि
इस तरह से इंटरजेक्शंस होते हैं, बहुत से स्टैमरर्स होते हैं, वो बड़े स्मार्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ इंटरजेक्शंस को जो है ना वो अपने सैंपल के अंदर, अपनी स्पीच सैंपल में ऐड करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी स्टैमरिंग को कंट्रोल कर सकें। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो जो डिस्फ्लुएंसी होती है वही इनकी थेरेपी बन जाती है कि वो अपनी डिस्फ्लुएंसीज को रोकने के लिए इंटरजेक्शंस जो हैं वो ऐड करते हैं, जिससे उनकी स्टैमरिंग भी रुक जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि उन्हें किसी स्पेसिफिक वर्ड पे स्टैमरिंग हुई थी। क्लटरिंग जो है बेसिकली ऐसा फ्लुएंसी डिसऑर्डर में जिसके अंदर जो पेशेंट है वो रेपिडेटली और बड़ा बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बोलता है, उसे अपने स्पीच रेट पे कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो कोशिश करने के बावजूद भी उसकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से वर्ड्स के अंदर से वो साउंड्स को ओमिट कर लेता है, या फिर वो कुछ साउंड्स को जो है वो जब ओमिट कर लेगा या वीक सिलेबल्स होता है उसको ओमिट कर लेगा या क्लस्टर रिडक्शन करना शुरू कर देगा। तो क्लस्टरिंग के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम उनके बेसिकली स्पीच रेट पे काम करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट या इवेल्युएशन करें। जैसे कि घर में जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को अगर कोई डिस्फ्लुएंसी डिसऑर्डर है तो वो ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करके दें या वीडियो रिकॉर्ड करके दें और उनको बोलें कि आप देखो कि आपका जो स्पीच रेट है या बोलने का जो आपका बोलने की जो आपकी स्पीड है वो कितनी ज्यादा है। अब अगर आपने देखना है कि जो स्टैमरिंग है वो बेसिकली उसकी जो सेवेरिटी है वो क्या है, तो उसके लिए एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आप देखते हैं कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टैमरिंग आप देखना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप सलेबल का कुछ रेंज रख लेते हैं कि इतने मिनट्स के अंदर बच्चे ने इतने वर्ड्स अगर बोले हैं और 5 से 10 बार उसको स्टैमरिंग हुई है, दैट्स मींस उसको माइल्ड टू मॉडरेट स्टैमरिंग है। इस तरह से अगर बच्चा 10 से 20 दफा जो है वो सिलेबस जो है उसके ऊपर स्टटर करता है तो मॉडरेट स्टैमरिंग होती है। इस तरह से सवेयर स्टैमरिंग के अंदर जो है वो अगर बच्चा 20 से ज्यादा दफा या अडल्ट पेशेंट 20 से ज्यादा दफा जो है वो स्टैमर करता है किसी स्पेसिफिक सिलेबल का, हमने रखा होता है टाइम कि भाई इतने सिलेबल्स के अंदर जो है वो इतने टाइम जो है वो अगर बच्चा जो है वो स्टैमरिंग करेगा तो दैट्स मीन कि हम उसको जो है वो सेवेरिटी डिग्री ऑफ सेवेरिटी पे ले जाएंगे और उसको वहां पर असेस करेंगे। अब असेसमेंट में उसने सिंपल आपको बताया कि जैसे घर पे अगर किसी ने ये फॉर्मूला नोट करना है तो वो कर भी सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप एक बच्चे को एक रीडिंग एक पैराग्राफ रीड करने के लिए देंगे जिसके अंदर आपके पास जो है वो कुछ सिलेबल्स होंगे या वर्ड्स होंगे। अगर आप सिलेबल नहीं अंडरस्टैंड करते तो कुछ वर्ड्स आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ में अगर 100 अल्फाज हैं तो इन 100 अल्फाज में बच्चे को कितनी बार जो है वो डिस्फ्लुएंसीज हुई है। जैसे कि अगर बच्चे को 5 से 10 दफा होती है 100 में से, उसका मतलब है कि उसको माइल्ड टू मॉडरेट स्टैमरिंग है। इसके इंटरवेंशन के लिए हम सेल्फ असेसमेंट जो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग घर में बच्चों को कह सकते हैं कि अपनी वीडियो बनाएं और चेक करें कि क्या आपको कोई डिस्फ्लुएंसीज जो है वो आप उनको कन्फ्रंट कर रहे हो, या फिर आप ये करते हैं बच्चों को कहते हैं कि आए आज हम कोई डिबेट करेंगे। आप जो है वो घर की सारे फैमिली मेंबर जो है वो एक राउंड टेबल पे बैठ जाते हैं और बच्चे को कहते हैं कि आज आपने किसी टॉपिक पे बात करनी है। इसी तरह से टॉक शो होस्ट बच्चों के साथ आप घर में प्ले कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें बोलें कि अब हम एक गेम खेलने लगे जिसमें आप होस्ट हो गए, ठीक है, और हम सब जो है आपके गेस्ट हैं और आप हमसे क्वेश्चंस करोगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसी तरह से डायफ्राम एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि एयर पैसेज क्योंकि ब्लॉक हो जाता है तो इसलिए हम डायफ्राम जो है वो एक्सरसाइजेज जो है वो करवाते हैं जिनमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है उसको बेटर करते हैं ताकि एयर पैसेज जो है उसके अंदर एयर का जो फ्लो है वो ब्लॉक ना हो और बच्चा स्टैमरिंग जो है वो ना करे। डोंट से टैबू वर्ड्स, ये एक बड़ी मजे की टेक्निक है जिसमें मदर जो है वो अपने बच्चे को कह सकती हैं कि ओके ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपने अपने सेंटेंस के अंदर यूज ही नहीं करने हैं। और मोस्टली वो वर्ड्स हो सकते हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टेक्निक को कैसे लेके चलते हैं। आप वो वर्ड्स चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर बच्चे को स्टैमरिंग होती है और आप उन वर्ड्स की जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो है वो ऐड कर लें अपने उस सैंपल के अंदर। इसी तरह से स्लो स्पीच रेट हम बच्चे को सिखाते हैं कि अपने स्पीच रेट पे कंट्रोल करे। सिर्फ क्लटरिंग के अंदर ही स्पीच रेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता, बल्कि स्टैमरिंग के अंदर भी अक्सर बच्चे बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बात जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पीच रेट भी उनका फास्ट नहीं होता और उससे ज्यादा उनको डिस्फ्लुएंसीज भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि शायद उनको साथ में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है जिसकी वजह से जो है उनका स्पीच रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
अब अप्रेक्सिया और स्पीच क्या है, बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन जो है वो पिछले दिनों मुझे आ रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को अप्रेक्सिया है, क्योंकि मोस्टली जो ऑटिज्म है उसके साथ अप्रेक्सिया को बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है और कहा जाता है कि जो अप्रेक्सिया है ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, तो उसकी कोई मोटर प्लानिंग में इश्यू आ रहा है। इसके लिए तो कुछ मेडिकल टेस्ट भी हम रखते हैं, जिसके अंदर हम ब्रेन के जो लीजन्स हैं, यहाँ पे ब्रेन के जो स्पेसिफिक एरिया हैं उनको सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या लेंडोस्कोपी के थ्रू जो है वो असेस कर रहे होते हैं। अप्रेक्सिया बेसिकली एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें मोटर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि डिसऑर्डर की कमॉर्बिडिटी क्या है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक बच्चा था माइक्रोस्फेलिक बच्चे के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर थी, लेकिन क्योंकि मोटर प्लानिंग नहीं हो रही थी, ब्रेन के अंदर वो मैसेज नहीं जा रहा था, जो बेसिकली ब्रेन से वो मैसेज जो है वो हमारे मसल्स तक, ओरल मसल्स तक नहीं जा रहा था, जो कि उस वर्ड को बोलने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट था। अब क्या होता था कि वो जब माइक्रोस्फेलिक बच्चे के साथ काम किया तो उस बच्चे की स्पीच 6 साल का था और उस बच्चे की स्पीच आना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, जिसके अंदर मुझे बहुत सी टेक्निक्स करनी पड़ी, जिससे मैंने उसके ओरल क्यूज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए के, और उसकी कुछ ओरल मूवमेंट थी जो मिरर के सामने बैठकर हमने की, जिसके अंदर हमने स्पेसिफिक टारगेट रख लिए कि हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है। फिर कुछ ब्लो एक्सरसाइजेस थी, कुछ हमारी फोनेशन एक्सरसाइजेस थी, जिसके अंदर मैं उसको कहती थी कि अब आपने स्ट्रॉ के साथ जो पेपर्स हैं उनको जो है वो एयर के थ्रू जो है वो थ्रो करना है एक बॉक्स के अंदर रख के। तो वो टेक्निक्स करवाने से उस बच्चे की ओरल मूवमेंट्स या वो बेहतर होना शुरू हुई, ब्रेन से जो ओरल मसल्स थे उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गई और बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऑटिज्म के कुछ केसेस हैं जिनमें कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे आईक्यू लेवल के साथ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो आईक्यू लेवल बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है वो स्टिल जो है वो प्रॉब्लम आ रही है मोटर प्लानिंग के अंदर, ठीक है। बस उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम टारगेट्स को कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स लें और उन्हीं को इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत से स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे टारगेट्स एट अ टाइम ले लेते हैं और बच्चे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो अप्रेक्सिया के केस के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना उनकी ओरल मोटर जो है वो कोऑर्डिनेशन है, जो कि ब्रेन के साथ होनी है। ओके, अब ये देखने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को अप्रेक्सिया है, तो मोस्टली इसके जो साइंस होते हैं वो ये होते हैं कि ये बच्चे आपके पीछे इमिटेट करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। दूसरा इनका साइन ये होता है कि आप इन्हें कोई वर्ड बोलने के लिए कहते हैं या कोई साउंड बोलने के लिए कहते हैं तो वो उसके ऑपोजिट साउंड बोलते हैं, या फिर उस साउंड को जो है वो चेंज कर देते हैं या उसको डिस्टॉर्शन उसको अंदर लेकर आ जाते हैं। इस तरह से उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी जो है वो पुअर होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि आप देखें कि जो हैंड के जो कोऑर्डिनेशन है, जिसके लिए राइटिंग वगैरह और डिफरेंट टास्क है, रीडिंग वगैरह करवाई जाती है बच्चे को, ताकि बच्चे की जो फाइन मोटर मसल्स हैं इनके ऊपर काम किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे इसके असेसमेंट के लिए उसने कहा है कि अगर आपने ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे को अप्रेक्सिया है या नहीं है, तो आप बच्चे को कुछ ऐसे टास्क दें जिसके अंदर आपके पास कुछ जो है वो कंक्रीट लेवल के सिलेबल्स हों, यानी इजी सिलेबल्स हों, और कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स सिलेबल्स हों, मुश्किल अल्फाज हों, मुश्किल सिलेबल्स हों। और फिर देखें कि बच्चा जो है कि कितनी उसको क्या डिफिकल्टी आ रही है कॉम्प्लेक्स सिलेबल को बोलने में। इसी तरह से आप देखें कि जब बच्चे को अगर आप कोई बड़ा जुमला बोलने को कहें तो क्या वो उस बड़े जुमले को आसानी से बोल लेता है। इसी तरह से आप ये देखें कि इसी तरह से आप देखें कि बच्चा जब बोलता है तो क्या वो अपने वर्ड्स के अंदर स्ट्रेस देता है, जो एक वर्ड की रिक्वायरमेंट है। कुछ सिलेबल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत होती है, कुछ सिलेबल्स ऐसे होते हैं जिन पे स्ट्रेस हम ज्यादा नहीं दे रहे होते हैं। तो क्या बच्चे की जो इंटोनेशन पैटर्न्स हैं, स्पीच रेट हैं, वो क्या ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बच्चे को अप्रेक्सिया का कोई साइन है, तो फौरन आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि वो और भी अप्रेक्सिया किट्स वगैरह इस्तेमाल करके असेस करके बच्चे को जो है वो डायग्नोसिस दे सकें। इस तरह से उसने बताया कि डायनामिक टेम्पोरल एंड टेक्टाइल क्यूइंग है, जिसे हम DTTC भी कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम कोई वर्ड टारगेट नहीं लेते हैं, हम बेसिकली कोई ओरल मूवमेंट देते हैं
और हम बच्चे को वर्ड सिखाने की बजाय हम वो ओरल मूवमेंट सिखाते हैं जिससे वर्ड ने प्रोड्यूस होना होता है, जैसे कि लिप्स मूवमेंट, जैसे कि टीथ मूवमेंट, टंग की मूवमेंट। तो हमारा मेजर गोल जो है वर्ड के ऊपर नहीं होता, हमारा मेजर गोल जो होता है वो बेसिकली हमारी ओरल मूवमेंट के ऊपर होता है। और रैपिड सेलेबल ट्रांजिशन एक ट्रेनिंग है जो कि आप जैसे कि जो प्रीवियस है DTTC वो आप घर पे भी कर सकते हैं कि आप कोई फ्लैश कार्ड्स ले लें डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, जैसे लिप पोजीशंस हैं या जिस तरह से टंग पोजीशंस हैं, वो फ्लैश कार्ड्स आप घर में बना लें, या आप कोई वीडियो सेव कर लें, जैसे कि जेमिनी प्रोग्राम की कोई आप वीडियोस ले लें और वहां पर आप कोई टारगेट रख लें कि मैंने स्पेसिफिकली अभी सिर्फ 2 ओरल मूवमेंट्स पे काम करना है, ठीक है। इस तरह से रैपिड सेलेबल ट्रांजिशन है जिसके अंदर हम बच्चे को जो है वो साउंड और बीट्स सिखाते हैं। बीट्स के अंदर हम सिखाते हैं कि किस वर्ड के ऊपर आपने कितनी जो है वो स्ट्रेस देना है और कितना स्ट्रेस नहीं देना है, या एक साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी और उसके लिए हमने कौन से क्यूज इस्तेमाल करने हैं। जैसे अक्सर हम हाथों के क्यूज बना बना के बच्चे को दिखा रहे होते हैं कि हाथ से हम उसको कहते हैं कि इस तरीके से अपनी शेप जो है बनाओ ओरल मूवमेंट की, इस तरीके से इस वर्ड को या इस साउंड को प्रोड्यूस करो। Dysarthria है, dysarthria occurs when damage to the brain cause muscle weakness in a person's face, lips, tongue, throat और chest। अब dysarthria जो है वो आपको ज्यादातर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक पेशेंट्स में जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, और पार्किंसन डिजीज के अंदर भी, या एपिलेप्सी बहुत से भी। कल ही मैंने एक पेशेंट देखी है, 20 साल की है वो पेशेंट, ठीक है, और उसको जो है वो फिट्स पड़ते हैं, और जब फिट्स पड़ते हैं तो फिट्स पड़ने के बाद जो उसके चेस्ट के, थ्रोट के, उसके जो पैलेटल के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्ची की स्पीच स्लर्ड हो गई है, यानी कि वो अपना मुंह बंद करके ऐसे बोलती है कि मैं गाना, लाइक हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी कि वो बच्ची कल क्या बता रही थी। जब हमने उसके मसल्स को थोड़ा हाथ लगा के चेक किया, उसके पैलेटल के, जॉ के और उसकी जुबान के, तो हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा जो थे वो वीक हो चुके थे और कुछ मसल्स जो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए हुए थे। अब स्टिफनेस क्या, अब उसने ये भी बताया कि उसको डिस्फेजिया भी है। जैसे कि हमने उसको जब डायग्नोस किया तो हमने देखा कि उसको डिस्फेजिया भी है, क्योंकि उसे चबाने में, निगलने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। वो बता रही थी कि उसने कोई 5-6 दिन से खाना नहीं खाया और वो लिक्विड फॉर्म की चीजें खा रही है, जब क्योंकि उसको जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है निगलने में। इस तरह से इसके जो सिम्टम है कि जब डिसार्शिया होता है तो बच्चे की जो स्पीच होती है या अडल्ट पेशेंट की जो स्पीच होती है वो स्लो हो जाती है, स्लर्ड हो जाती है, माउथ मसल्स को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो जाती है, उसके अंदर हॉर्सनेस आ जाती है, मम्बल्ड स्पीच हो जाती है, अपने लिप्स में बोलता रहता है। इसके असेसमेंट के लिए आप सिटी स्कैन करवाते हैं, EEG करवाते हैं, MRI करवाते हैं, और फिर आपको जो इलेक्ट्रिकल जो वेव्स होती हैं वो इंडिकेशन देती हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि क्या एपिलेप्सी के कोई साइंस है या पार्किंसन डिजीज में कोई फिट्स वगैरह उसको पड़े हैं या किस तरह से है। इसके लिए हम जो है वो कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिसार्थ्रिया के अंदर हम उनको ओरल मसाज देते हैं, ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लिप्स की, टीथ की, जॉ की, जुबान को बाहर लगाओ, जुबान को यहाँ निकालो, ये ब्लो करो, बेलून ब्लो करो, स्ट्रॉ के साथ जो है फोनेशन का प्रोसेस करो। जिस तरह से हम लोग ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा कि मसल वीक हो गए हैं, ये भी केस जो है वो डिसार्थ्रिया का था और डिस्फेजिया का था। इसी तरह से स्लो स्पीच रेट, हम उनको ये सिखाते हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड करके बोलना है ताकि आपकी बात सुनने वाले को समझ आ सके, क्योंकि वो स्लर्ड हो जाती है तो, क्योंकि स्पीच रेट तो डेफिनेटली उसका स्लो हो गया, लेकिन उसके बावजूद स्लर्ड स्पीच हो जाए तो बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए हमने उसका स्पीच रेट और ज़्यादा स्लो करना है ताकि इनिशियली पहले हम उसके आर्टिकुलेटर्स पे काम कर लें और उसके बाद फिर जो है हम उसके जो है वो उसके ऊपर जाएं। इसी तरह से हम उसको फोनेशन सिखाते हैं, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग सिखाते हैं ताकि उसके डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हों, फोनेशन का प्रोसेस रिलैक्स हो जाए। वॉवल प्रोलोंगेशन टेक्निक सिखाई जाती है। इस तरह से वॉइस डिसऑर्डर्स हैं, वॉइस डिसऑर्डर भी स्पीच डिसऑर्डर का ही पार्ट है। वॉइस डिसऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि जो एयर हमारी जो है वो लंग्स में जा रही होती है हमारे वोकल कोर्ड से होते हुए, वहाँ पे अबडक्शन और रिडक्शन का एक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। जब कोई वॉइस डिसऑर्डर हमें होता है तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है, यानी वोकल कोर्ड जब क्लोज जाते हैं और वोकल कोर्ड जब हमारे बात करते हुए दूर जाते हैं।
अब बहुत से पेशेंट्स हम देखते हैं कि थ्रोट कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से वॉइस डिसऑर्डर हो जाता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट में हम देखते हैं कि वॉइस होती है उनकी, उसमें डिफेक्शन आ जा वो इम्पेयर हो जाती है। इस तरह से अगर आप देखें कि कोई नर्व, अगर कोई वोकल कॉर्ड की कोई नर्व है वो डैमेज हो गई है, जो यहाँ ब्रेन की नर्व है जो कि वोकल कॉर्ड तक जा रही है, अगर खून का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा तो भी वॉइस डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसी तरह लेरेंजियल वेब्स हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज जो है वो बेसिकली हो जाती है वोकल कॉर्ड्स में, तो इसको जो है वो लेरेंजियल वेब्स कहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਗੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਗੇ ਦੀਆਂ। जी इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा मिस खतीजा, मुझे पता है ये इतना वास्ट टॉपिक है और इतने से टाइम में इसको कवर करना वाकई काफी मुश्किल है, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और अगर आप 5 to 10 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर दें ताकि कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको एंटरटेन कर सकें। अच्छा चलिए, मैं आपको वर्बली कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि और इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, कोई चीज इकोलेलिया मैंने भी आपकी आगे स्लाइड्स में देखा है, कुछ इकोलेलिया वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें। मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट जरा। अच्छा, इकोलेलिया के ऊपर आप लोग ना, मेरी इंस्टाग्राम का पेज है स्पीच लैंग्वेज स्पोर्ट, ठीक है? वहां पर आप लोगों ने जाकर डिटेल एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हम इकोलेलिया को किस तरह से जो है वो खत्म कर सकते हैं, किस तरह हम बच्चे को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी स्पीच को। इकोलेलिया इट्स बहुत अच्छी चीज है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी इसकी रेपिटेशन ऑफ स्पीच अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि रेपिटेशन ऑफ स्पीच बहुत अच्छी है, क्योंकि यहीं से लैंग्वेज जो है वो बिल्ड होती है। जिसमें अगर अब आपके बच्चे की लैंग्वेज बिल्ट हो गई है, ठीक है, उसके बाद अब आपने उसको चाहते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स करे, आपके क्वेश्चंस को रिपीट ना करे, अपनी डिमांड्स को रिपीट ना करे जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे बाइनरी चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसमें आप बच्चे के सामने जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और आप बच्चे को कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट। उसमें आप एक मॉडल को यूज कर सकते हैं। जब आप एक मॉडल यूज करेंगे तो बच्चे के लिए कॉम्प्रीहेंड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे व्हाट डू यू वांट, तो आपके हाथ में 2 चीजें होंगी और मॉडल बोलेगा एप्पल, लेकिन आपको ये पता होगा कि बच्चे की फेवरेट या रीइंफोर्सर एप्पल ही है। इस तरह जब आप 3 to 4 ट्रायल करेंगे तो उसे समझ आ जाएगी कि मैंने दोनों लफ्जों को या दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना, मुझे जो चीज चाहिए मैंने सिर्फ उसको रिपीट करना, जो मेरी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है सिर्फ मैंने उसको ही रिपीट करना। इस तरह से निगेशन कॉन्सेप्ट है। निगेशन कॉन्सेप्ट अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम उस बच्चे को कहते हैं क्या तुमने एप्पल खाना है, तो वो कहता है क्या तुमने एप्पल खाना है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे को यस नो का कॉन्सेप्ट आए, तो निगेशन के थ्रू हम यस नो का कॉन्सेप्ट बच्चे को देते हैं, ठीक है? उसमें भी आप मॉडलिंग टेक्निक अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज आप बच्चे को बहुत से स्टेप्स है जिनके थ्रू निगेशन सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सिखाती हूँ तो पहले मैं बच्चे को आइडेंटिफाई करवाती हूँ कि टिक और क्रॉस के मतलब को समझें, कि टिक मीन्स करेक्ट और क्रॉस मीन्स इनकरेक्ट। जब बच्चा इन दोनों फ्लैश कार्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर मैं बच्चे पे आगे कोई नंबर्स रखती हूँ, कि मोस्टली आप देखें जो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड के साथ होते हैं, तो उन्हें नंबर्स और ABC अल्फाबेट्स वगैरह ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं उन्हीं कार्ड्स को अपने सेशन में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और मैं बच्चे से पूछती हूँ इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3। अच्छा, कुछ थेरेपिस्ट ये भी करते हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं उन्हें अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मैं इसे क्लियर कर दूं कि आपने एट अ टाइम या तो यस सिखाना है या फिर आपने नो सिखाना है। और मैं अपने सेशन में हमेशा यस पहले सिखाती हूँ, क्योंकि मोस्टली नो बच्चों को पहले से ही आता है। तो लीव अ ब्लैंक, ठीक है, लीव अ ब्लैंक एक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप कहते हो कि मामा मैंने एप्पल खाना है, बच्चा उसको खुद फिल कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, मामा मैंने एप्पल खाना है, बच्चा इस तरह बोलता है। फिर आप कहते हैं मामा, आगे बच्चा उसको कंप्लीटली फुल करना शुरू कर देता है, उसको फिल करता है, उसे समझ आ जाती है कि मैंने सेंटेंस को ऐसे बोलना, फिर आप उस प्रॉम्प्ट को फेड अवे कर देते हैं। इसी तरह से यूज रियल स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स, उसमें हम ये कर सकते हैं, 2 तरीके से हम कर सकते हैं कि हम पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक जो बच्चा है या कोई भी पिक्चर है उसके अंदर व्हाट इज द बॉय डूइंग, तो बच्चा बताए कि बॉय इज डूइंग दिस, ठीक है, एक ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसे कोई चीज चाहिए और वो आपकी बात को रिपीट कर रहा है, तो आपको पता है कि उसकी 2 फेवरेट चीजें क्या हैं, तो आप रियली उसको दिखाएं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, इस तरह आप वो फ्लैश कार्ड्स दिखाएं उसके नीडेड बेस्ड,
और आप उससे पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, तो वो उसमें से पिक करके दे जो उसको पसंद है खाना। इसी तरह से हम मोस्टली, मैं अपने सेशन वैसे आई डोंट नो सिखाती नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट नो अगर आप सिखा देंगे बड़े बच्चों को तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो फिर हर बात पे आई डोंट नो ही कह के निकल जाएंगे। तो आई डोंट नो स्क्रिप्ट आप बच्चों को सिखाएं। जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप करते हैं, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुझे बताएं कि जो स्काई है, स्काई के ऊपर आप बताएं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब उसको प्लैनेट्स का पता ही नहीं है, तो वहां पे मैं उसको कह सकती हूँ कि आपने कहना आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो जहाँ पे कंक्रीट लेवल क्वेश्चन है वहां पे तो आई डोंट नो की स्क्रिप्ट यूज करें ही मत। इस तरह से प्रेफर्ड और नॉन प्रेफर्ड जो है, ये भी टेक्निक बाइनरी चॉइसेस की तरह की है कि जिसमें हम बच्चे की एक प्रेफर्ड चीज रख देते हैं और एक उसकी अनडिजायरेबल चीज रख देते हैं जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं। अभी तो बहुत से डिसऑर्डर्स थे, अभी तो बहुत सी चीज़ों पे हम बात कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली टाइम कम है और जारी बात है बहुत सी इंफॉर्मेशन है। तो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन और सब लोगों ने बहुत एडमायर किया है। वाकई मतलब ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम आपको आगे दोबारा सहमत देंगे कि आप आए और जो रह गया है उस पे कवर कर सके अपने मसरूफ टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के। बाकी ये है कि यस, एक और ज़हरा ने भी कहा है कि ऐसे सेशन दोबारा करें तो इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे। तो मिस खतीजा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि एक तो ये है कि इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर स्पीच डेवलपमेंट, कि जब तक स्पीच डेवलप हो सकती है, कोई ऐसा टाइम है पर्टिकुलर? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आपने तो बहुत लेट कर दिया जी, आप जैसे स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी कह रहे होते हैं आपने तो बहुत लेट कर दिया, अब आपका बच्चा 6 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया, अब आप लेकर आए हैं, बच्चा कैसे इम्प्रूव करेगा, पहले जो उसके टाइम पीरियड था वो तो आपने गुजार दिया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने जितनी मेरी डेफिनेटली 5 इयर्स के अंदर कैरियर के अंदर जो मैंने एक चीज देखी वो ये देखी है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इतनी परफेक्ट हैं और बच्चे को समझ में आ रही हैं, आप उसको कन्वे कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे हर स्टेज पे लर्न करते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली जो है वो 2 बच्चे आ रहे हैं जिनकी उम्र में आपको साथ साथ एग्जांपल इससे देती हूँ ताकि पेरेंट्स को थोड़ा एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह से पेशेंट्स जो है जब आते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है और उसके बाद जो है उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे आती है। तो अभी कुछ 2 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, एक 9 साल का और एक 11 साल का है, ठीक है। और सिर्फ वो लेबलिंग पे थे जब वो आए थे और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंस्टीट्यूट उन्होंने कहा था कि अब इनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, बस ये लेबलिंग तक ही महदूद है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माशाल्लाह विद इन अ मंथ दे क्विकली लर्न लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन माशाल्लाह। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई टाइम स्पैन है। डेफिनेटली जो आपका जिंदगी के जो 20-25 साल होते हैं, जिंदगी के 20-25 साल, उसके बाद हम ये कहते हैं ना कि नहीं अब तो ब्रेन की डेवलपमेंट जो पीछे की तरफ जा रही है, 20-25 साल के बाद हम तो यही कहते हैं। लेकिन जो पहले जिंदगी के 10 साल है उसमें बहुत जल्दी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। अगर आप डिलेड भी हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप अच्छे से अच्छे स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर अपना बच्चा दिखाएं ताकि वो उसको कोई अच्छी स्ट्रैटेजीज बता रहे वो इम्प्रूव हो। लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा है जिसका IQ लेवल कम है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना कम है कि वो इंफॉर्मेशन को रजिस्टर ही नहीं कर रहा, तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है चीजों को सिखाने में। जी बिल्कुल। अच्छा, और ऑटिस्टिक बच्चों के जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म होते हैं उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो 8-9 साल के बाद भी सीख लेते हैं बोलना और कुछ बोल रहे हैं। कितनी बड़ी अभी आपने खुद ही एग्जांपल दी कि बहुत से बच्चे 8-9 साल की उम्र में भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरा एक बच्चा था 11 साल की उम्र में ही स्टार्टेड टू स्पीक एंड उसकी स्पीच फंक्शनल थी, 1 वर्ड पे। अभी भी आज भी 4-5 सालों से 1 वर्ड पे ही है, लेकिन एटलीस्ट वो फंक्शनली अपने बारे में बता देता कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज खानी है। जी डॉक्टर इज़रा। नादिया, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज हैं और डॉक्टर फरजाना फ्रॉम USA, तो उनसे आप कमेंट्स इनपुट का भी होना चाहिए ताकि उनसे भी हम फायदा उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज को वेलकम कहते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर आयशा, आर यू देयर? नादिया, अस्सलाम वालेकुम नादिया and everyone, thank you so much and I greatly learned from this presentation. Thank you अज़रा, जो आप ये
इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहती हैं। ये हम जैसे लोग जो प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन है और ये तमाम क्वेश्चंस हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो दिस इज अ ग्रेट गाइडेंस एंड information for people like us, when to refer, where to refer, ये बहुत ज़रूरी है। तो I really congratulate you, अज़रा, नादिया and आपकी पूरी टीम कि आप लोग लगे हुए हैं इस मिशन पे and you try to take us along with you। आप लोग हमें भी मौका देते हैं कि हम भी इस तरह के informative seminar and webinar का हिस्सा बने। Thank you very much. I have learned a lot from this presentation. I have forgotten the name of the speaker, लेकिन उस speaker को मेरी तरफ से आप compliment ज़रूर। खदीजा अब्बासी। खतीजा, ओके खतीजा, बहुत अच्छी presentation थी। Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm honored. जी डॉक्टर फरजाना, हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आप खातून इतना काम करती हैं कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कूडोज टू दिस खतीजा लेडी। मैंने कहा कोई मुझसे भी तेज बोल सकता है। ये this presentation should have been more than 3 hours. The lady did a fantastic job putting all the information. मैं अज़रा को कह रही थी वो मुझसे भी तेज फटाफट लगी हुई हैं because the physiology was too intense and maybe for parents that was a lot, but in the end you did a great job where it came to therapy, because मैं सवाल देख रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल जो होते हैं ना वो थेरेपी पे होते हैं। It's good to know the physiology, क्योंकि लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि कोई चीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब क्यों से पता चलता है ना तो फिर अंदाजा होता है लोगों को कि बच्चा कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फिर वो उस क्यों को पकड़ के उसकी थेरेपी के ऊपर जरा बेहतर कर सकते हैं। तो fantastic, it was really good because the physiology would have been at least an hour, and then the therapy in steps. So inshallah maybe in the future you can come back and add to it, because there are lots of steps to therapy mashallah. तो हमारे यहाँ यही होता है कि हमारे यहाँ तो ये standard सवाल होते हैं। Starting you start with non-verbal communication at 2 weeks of age. A baby should be communicating at 2 weeks of age. We start these questions at 2 weeks, and then again at 2 months and at 4 months. अगर 2 महीने पे भी अगर आपका बच्चा communicate नहीं कर रहा और आवाज नहीं निकाल रहा, तो हम तो उसी वक्त शुरू हो जाते हैं पूछना कि कोई चीज ठीक नहीं है। अगर बेबी ने आ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीन होती है, तो हम वहीं से पकड़ लेते हैं। अगर बच्चा सुन नहीं रहा तो वो बोलेगा नहीं। तो ये तो पहला सवाल है कि अगर नहीं सुन रहा तो नहीं बोल रहा, तो पहले ये पूछते हैं कि आप सुन रहा कि नहीं सुन रहा। तो अगर सुनेगा तो बोलेगा ना, तो फिर उससे आगे बात चलती है। अगर 2 महीने का बच्चा ही नहीं आवाज निकाल रहा तो कोई खराबी है। तो और किसी थेरेपी तो किसी भी उम्र पे शुरू हो जाती है। 10 साल का बच्चा भी अगर आपके पास आएगा तो देयर इज पॉसिबल, सूनर द बेटर। तो नाउमीदी तो किसी भी एज के ऊपर नहीं है, बट सूनर द बेटर। सो यस, kudos to Nadia and Azra. माशाल्लाह, you have joined us from USA. तो यूएसए में तो ये एक बहुत बड़ा एज है कि एट द बर्थ ही चेकिंग हो जाती है हियरिंग की। इवन काफी कंट्रीज में हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपने सारी जो डॉक्टर फेटर्निटी है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज इधर भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कई अर्सा तो पेरेंट्स को इसी डाउट में रखा जाता है कि देयर इज हियरिंग इशू। सेम हैपेंड विद माय ओन सन, और फिर बाद में पता चलता है कि नो, इट वाज नॉट एक्चुअली हियरिंग इशू, इट वाज ऑटिज्म। तो ये चीज अगर शुरू में ही एट द बर्थ फिगर आउट हो जाए, रूल आउट हो जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर द पेरेंट्स। इसमें नादिया मैं ये भी ऐड करूंगी कि एक्चुअली पीडियाट्रिशियन जब कहते हैं कि इसका बेरा हियरिंग टेस्ट करें, तो बहुत से लोग जो ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं उसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि हमारे बच्चों को हर दफा ये हियरिंग के लिए भेज देते हैं। तो हियरिंग तो टेस्ट, बेरा हियरिंग तो कराना है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। तो फिर ये कि कुछ और चीजें जैसे ग्लू ईयर काफी कॉमन है, वो भी हमें एक्सक्लूड करना है ना। तो ये बेसिक चीजें तो एटलीस्ट अवेयरनेस जरूरी है ना इनका। और जाहिर है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यहाँ पे नहीं होता, शायद आगा खान में शायद स्टार्ट हुआ, बल्कि वहां भी शायद नहीं है, या हर बच्चे का तो नहीं होता आई थिंक। और दूसरी बात ये है कि ये हियरिंग टेस्ट तो एक स्टेप है जो करवाना है, लेकिन ये तो हम जब डॉक्टर देखते हैं मरीज को या माँ बाप देखते हैं तो जब भी पता चल जाए, इधर चुटकी बजाएं, उधर चुटकी बजाएं, इधर छुनछुना बजाएं, उधर छुनछुना बजाएं, बच्चा कहाँ मुंह मोड़ता है कि नहीं मोड़ता। तो ये हर चीज हमको टेस्ट करके नहीं पता चलती भाई,
ये तो हम जब बच्चे को देखते हैं या माँ बाप जो बच्चे को देख रहे होते हैं, तो आप कमरे में घुसे हैं, नॉइज हुई, बच्चे ने मुंह मोड़ा कि नहीं मोड़ा, तो ये ऐसी चीजें हैं कि बगैर मशीनों के भी अंदाजा तो हो जाता है। फिर हमने कंफर्म करना होता है टेस्ट करके कि भाई हमारा शुबा दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। जैसे आप बता रही हैं कि आपने कैसे बच्चे को बात करनी सिखाई, बच्चे ने अगर एकोलेलिया भी किया तो आवाज तो है ना, निकल तो रही है ना। और ऑटिज्म में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कनेक्शन मिसकनेक्शन है। कई बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं बेचारे, उनके दिमाग फंसे हुए होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एड्स यूज होती हैं। दे हैव स्पीच अप देयर, देयर इज अ डिस्कनेक्ट, so we use electronic aids because there's a lot of stuff. So thank you. I don't want to take your term, but fantastic. You did a great job, and you guys have to keep at it because I think your audience was mostly from Pakistan, so their questions were mostly on therapy. But thank you, Azra, for inviting me. It was great information. Sorry, I got to disappear. You're most welcome. Always welcome. Most welcome. Jazakallah khair. Thanks for joining us, Dr. Farzana. एक और क्वेश्चन है मिस खतीजा के जो स्पीच अक्सर रिग्रेस हो जाती है। एक मदर ने क्वेश्चन किया था कि आफ्टर 9 months रिग्रेस हो गई, और अक्सर इसमें हमारी स्क्रीन एक्सपोजर बहुत काम करता है कि स्क्रीन का एक्सपोजर की वजह से स्पीच रिग्रेस हो जाती है बच्चों की। अच्छा, डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है। जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग की वजह से भी रिग्रेस हो सकती है, और ये भी रीजन हो सकती है कि कोई हेल्थ फैक्टर हो, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बीमार रहते हैं, हो जाता है। आवाज आ रही है आपको? अब आइए जी, सॉरी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग, इसी तरह से कोई हेल्थ फैक्टर जो है वो हो सकता है। इसी तरह से थेरेपी पे कंसिस्टेंसी के साथ ना जाना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स कहते हैं अच्छा अब हमने थेरेपी करवा लिया है, बच्चा बोलना शुरू हो गया है। आप ऑटिस्टिक बच्चे की थेरेपी नहीं रोक सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट थेरेपी लेने का भी कोई फायदा नहीं है। रिग्रेशन वहां पर आता ही आता है जहां पर आप थेरेपी को जो है वो छोड़ देते हैं। तो हेल्थ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्क्रीनिंग हो सकती है, थेरेपी पर इनकंसिस्टेंट आपकी प्रेजेंस हो सकती है, और भी बहुत से जो है वो फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो रिग्रेशन अगर आ गया तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चा दोबारा बोलेगा नहीं, बच्चा दोबारा बोलेगा। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को या तो चेंज करें, या समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर देते हैं और बच्चा प्रीवियस स्ट्रैटेजीज के साथ बोल रहा होता है। तो हमें वहां पर जरा देखने की जरूरत होती है, अपना भी सेल्फ असेसमेंट साथ साथ करते रहे स्पीच पैथोलॉजिस्ट, कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं तो क्या हमें वो स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए इस तरह के बच्चे के साथ, इस तरह के डिसऑर्डर के साथ, और अगर नहीं तो फिर हमें क्या क्रिएटिव करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मिस खतीजा ने कि फॉलो अप बहुत जरूरी है, कि आप अपनी थेरेपीज को, आप अपनी इंटरवेंशंस को खुद असेस करें कि आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमें उनको चेंज करने की जरूरत है। और इसमें अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं जो चीज मिस कर रहे होते हैं वो गोल सेटिंग होती है। अगर हम गोल सब सेट करेंगे तब हम उसको चेक करते रहेंगे ना कि क्या हमारे वो गोल्स अचीव हुए या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे गोल्स बना लेते हैं और बच्चा वो गोल्स नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। बच्चे के उस गोल के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होते, और थेरेपिस्ट लगे हुए हैं आईपी को करवाने, आईपी हो जाए, आईपी कंप्लीट हो जाए, किसी तरह से हमारा गोल अचीव हो जाए। बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो थेरेपी पे फोकस ही नहीं कर रहा, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। फिर उसके साथ क्या होता है कि बच्चा बोलना छोड़ देता है, उसको इतना वो इरिटेट हो जाता है कि वो बोलना ही छोड़ देता है। तो वहां पर ये देखने की जरूरत है कि कुछ ऐसे गोल जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, या अगर कुछ हम और क्रिएटिव कर सकते हैं उस टाइम पे उसके लिए करें, ताकि बच्चे के लिए वो जो एक बोर का एलिमेंट आ गया है उसको रिमूव किया जा सके। नादिया, एक किसी ने क्वेश्चन किया था स्क्रीन एक्सपोजर पे, है ना, कि वो तो उससे तो लर्निंग होती है, क्योंकि अब हम लोग के सोचने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 0 to 2 years नो स्क्रीन, कि उस वक्त लर्निंग का पीरियड होता है, उस वक्त उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और मेरे पास इतने केसेस हैं जिसमें मैं सिर्फ नो स्क्रीन करती हूँ और विद इन 2 months रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। और 2 years to 7 years ओनली एन आवर, दैट्स फॉर लर्निंग और फैमिली इवेंट। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है ना, ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और अगर 7 ऑब्वियसली पेरेंट्स ये चीज मैं इधर जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो भी हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं दीज आर इन जनरल, लेकिन जब आप अपने स्पेसिफिक केसेस जो होते हैं इस पे बच्चे के लिए, जब तक आप एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, असेसमेंट नहीं करवाएंगे, तब तक उसकी पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं डिजाइन की जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, मतलब हर एक के लिए इंटरवेंशन डिफरेंट होती है। जाहिर बात है इधर हमारे जितने भी स्पीकर्स आते हैं वो आपको जनरल इतनी अच्छी टेक्निक्स दे रहे होते हैं। लास्ट हमारा सेशन हुआ था मिस बतूल मिर्जा के साथ, और उन्होंने जो इसमें सवाल किए गए हैं कि हमारे बच्चा अगर बिल्कुल डिलेड स्पीच है और नहीं बोल रहा तो हाउ टू स्टार्ट विद, तो उसमें उन्होंने भी काफी टेक्निक्स शेयर की थी। मिस खतीजा ने भी आज बहुत अच्छी टेक्निक्स शेयर की हैं, गेम्स शेयर की हैं, तो आप उन चीजों को अप्लाई करें बच्चों के साथ। और इसी तरह जो सेंसरी इश्यूज और स्टिमिंग का एक क्वेश्चन था हमारे पास, तो वो भी सारी बातें टोटली डिफरेंट टॉपिक है, और उस पर हम कर चुके हैं। मिस नजमा आदम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ भी हमने की है, मिस्टर मंसूर चौधरी के साथ हमने की है, डॉक्टर मंसूर चौधरी के साथ। तो वो आप हमारे ये फेसबुक पेज का मैंने शेयर कर दिया, ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इस पे जाके आप वो सेशंस व्यू कर सकते हैं। और ऑलरेडी क्योंकि माशाल्लाह मिस खतीजा का ये टॉपिक इतना लार्ज टॉपिक था, इतना वास्ट टॉपिक था, फिर भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, और सारी एक तरह से ओवरव्यू हमें मिल गया है हर इशू का। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि एप्रेक्सिया और ऑटिज्म, इट्स रियली अ ग्रेट डिबेट दीस डेज, क्योंकि अक्सर ये इशू आता है कि क्या मेरे बच्चे को एप्रेक्सिया तो नहीं है जब वो बोल नहीं रहा विद ऑटिज्म। तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पे पूरा एक सेशन कर सकें, एप्रेक्सिया वर्सेस ऑटिज्म, ताकि ज्यादा चीजें इस बारे में क्लियर हो सके। एग्जैक्टली। तो आई थिंक डॉक्टर रज़ा और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं था? मेरा ख्याल है नहीं, तकरीबन मैं चीजें आई थिंक कवर हो गई हैं। तो इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है उसका तो फिर आंसर देना मुश्किल है, और काफी क्वेश्चन जो शुरू में आए थे उनको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बाद की स्लाइड्स में खुद ब खुद चीजें कवर कर दी गई है ना। जी जी एग्जैक्टली। और वही बात है कि जिनके लिए कुछ का क्वेश्चन था, जो रिमोट एरियाज से लोग हैं जिनके पास स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, तो आप इस तरह के सेशंस के थ्रू आपको काफी टेक्निक्स भी मिल जाती हैं। मैं इधर सर नौशाद ने हमें ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन मैं उनका जरूर मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर अजरा ने भी मेंशन किया है कि माशाल्लाह ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि वो हर दिन ऑनलाइन सेशंस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कि उससे लोग फायदा उठा सकते हैं, मतलब जिनके पास की फैसिलिटीज नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप हम लोगों से उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड last but not the least, I am really grateful to Miss Khatija Basi for giving her precious time today, for joining us, and it was really a wonderful session. बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस प्रेजेंटेशन को देना, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली मुझे भी खुद। जैसे डॉक्टर अजरा ने आज बड़ा अच्छा बताया कि 2 से 7 साल की जो एज है उसके अंदर हमें स्क्रीन टाइमिंग जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा लर्निंग पीरियड है। डेफिनेटली उन्होंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो डेफिनेटली जब डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको बहुत कुछ आप लर्न करते हो उनसे। तो मेरा भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और थैंक यू सो मच डॉक्टर अजरा, थैंक यू सो मच मिस नादिया फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। You are most welcome. Thank you so much everyone for joining in. और इंशाल्लाह remain in touch. जिन लोगों के पास कुछ ने मेंशन किया they are not having Facebook account, तो मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपका नंबर हम अपने लूप में रख लेंगे ताकि आपको डिटेल शेयर कर सकें आने वाले उसके बारे में, जो भी हमारे सेशंस हैं। बाकी आप किसी ने वहां से भी मैसेज किया है, आई थिंक आप अपना नंबर भी डाल दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें ना। आप मेरी बात कर रही हैं? नहीं, इनसे नादिया से। नादिया इस कोऑर्डिनेटर और बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेटर है। जी मैं अपना नंबर डाल रही हूँ, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे, तो कोई भी बात हो फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं ये लोग।
जी जी बिल्कुल। फेसबुक असल में कुछ लोगों के पास फेसबुक नहीं है, फेसबुक हाँ। अकाउंट नहीं होते, तो उनके लिए इशू होता है। तो जिनको जूम रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, जिनको पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, जो फेसबुक से नहीं देख सकते, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर द जूम रिकॉर्डिंग विद देम। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much Okay. everyone. Take care of yourself. Thanks for joining in. Yeah. और हमारे साथ इन टच में रहें, हमारे सेशंस को ज्वाइन करते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें, इस दुआ के साथ कि हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगहों पे सेहत और तंदुरुस्त रखे और बीमारियों से महफूज रखे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियां और खुशहाली पैदा करें। आमीन सुमा आमीन। Signing off with this prayer. Jazakallah khair. Allah Hafiz. Hafiz.